के डिस्कशन पर आते हैं और ढेरों सवाल है मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले तो आज जो आईपीओ खुल रहा है उस पर राय दें, कल्याण ज्वेलर्स पैसे लगाएं या नहीं? दीप मतलब मजा नहीं है। अब मतलब वो ये एक तो ये होता है कि किसी आईपीओ को देखकर आपको लगे कि नहीं ये मुझे कूद के लगाना ही है पैसा, वैसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये कि मतलब कुछ अच्छी चीजें कुछ खराब चीजें। पहले तो ये बता दूं कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से सोचे तो अवॉइड हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे कोई ऐसा 20-25% के ऊपर के लिस्टिंग गेन नहीं दिख रहे हैं। जब तक 25% के ऊपर के लिस्टिंग गेन ना दिखे तब तक मुझे लगता है कि उतनी रिस्क लेने और फर्ज करें अब से लेकर लिस्टिंग तक अगर निफ्टी 14,400-500 आ गया तो 500-700 पॉइंट निफ्टी सर गया तो फिर आप वो क्वेश्चन आपको लेकर चलना पड़ता है। सेकेंडरी मार्केट तो है नहीं कि आप तुरंत डिसीजन ले लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो ब्रांड है, जो कुछ अच्छी बातें उनको देखकर अगर आपको पैसा लगाना ही है तो पहली चीज आप हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले इन्वेस्टर हैं जिनको ज़्यादा, और अगर लिस्टिंग पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए या आपको ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करना पड़े तब भी आपको चलेगा, तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। अदरवाइज बहुत अट्रैक्टिव हो वैसा नहीं है। पहले मैं अच्छी बातें बता दूं, कंपनी की ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन खुद हैं, लंबे समय से हैं, नाम है कंपनी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है, प्रोमोटर्स को 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और जनरली इस बिजनेस में एक ट्रस्ट और एक्सपीरियंस और लंबे समय बिताने की अपनी वैल्यू होती है, वो कल्याण ज्वेलर्स के पास है। तो कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर और स्पेशली दक्षिण भारत में तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं कंपनी के पास में जो आपको दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन्होंने वैल्यूशंस के लिहाज से महंगा किया है। अब आप टाइटन के लिहाज से वैल्यूशन मांगे तो देखिए टाइटन का वैल्यूशन तो किसी भी आईपीओ को मिल नहीं सकता, हालांकि टाइटन से थोड़ा सस्ता रखा है इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूशन और कम होने चाहिए, सस्ता और मिलना चाहिए आईपीओ। सिर्फ प्रॉब्लम ये कि लोगों को लगता है 86-87 रुपए छोटी साइज है। सवाल ये नहीं है, आप इक्विटी देखेंगे, इक्विटी बहुत भारी भरकम बड़ी और इशू के बाद मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ पहुंचने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि 86-87 रुपए की जो प्राइस है वैसे देखने में आपको छोटी दिखेगी, लेकिन इसे थोड़ा और नीचे किया जाता तो वैल्यूएशन अच्छे होते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने का मौका मिलता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, फाइनेंशियल उतने इंप्रेसिव है नहीं, कर्ज बहुत ज्यादा है कंपनी पर और वो कर्ज कम करने का कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत पैसा जो आईपीओ से आएगा उससे कर्ज कम करेंगे, लेकिन अब भी हाई डेट पर है और डेट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर यही कर्ज कम कर ले कंपनी तो इनकी बैलेंस शीट बहुत खतरनाक तरीके से अच्छी हो सकती है। तो मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी आप 6.5-7% कमाते हैं और 10.5% अगर आप ब्याज भर रहे हैं, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों करें। तो मुझे लगता है कंपनी को कर्ज कम करने की तरफ फोकस करने की बहुत जरूरत है, और जैसे ही अगर कंपनी ने डेट कम किया उसके बाद बैलेंस शीट बढ़िया हो जाएगी, फाइनेंशियल अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है मैं अपना व्यू बदलूं। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मजा नहीं है। तो अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई खास बात नहीं, लेकिन जिसको रिस्क लेनी है 10-15% की लिस्टिंग गेन के लिए, और अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया चलता है तो कोई दिक्कत नहीं कि आप सेकेंडरी मार्केट का स्टॉक लेकर भी तो नुकसान कई बार कर देते हैं, तो उस हिसाब से लेकर रख लेंगे तो नुकसान नहीं। हाँ, एक अच्छी बात और है जो बोलना चाहता हूँ, कल जो एंकर बुक बनकर आई वो बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा डाला है, तो एंकर बुक तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल्स वीक है इन दोनों के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मुझे बड़े लिस्टिंग गेन ना दिखते हो, मेरे पास चॉइस बहुत है ना, वहां लगाएंगे। बिल्कुल सर, और आपने चॉइस की बात करी तभी उस पर एक सवाल बन रहा है। काफी सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रीच आउट कर रहे हैं। आईपीओस की बौछार है सर, 3 एक्टिव आईपीओस हैं, आज ये चौथा खुल रहा है और 2 कल भी खुलेंगे। इतने सारे आईपीओस हैं, कहां पर डेफिनेटली पैसा लगाना है, क्योंकि लिमिटेड कैश ही होता है सबके पास, तो कहां पर पैसा बचा के रखें कि डेफिनेटली इस आईपीओ पर तो पैसा लगाना ही लगाना है? तो दीप, अभी खुला हुआ है आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ठीक है, इसमें डेफिनेटली लगाना ही है, बहुत क्लियर है। अनुपम रसायन में छोटे लिस्टिंग गेन के लिए आप और लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने के लिहाज से लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वो भी ठीक है। लक्ष्मी तो पक्का लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुपम रसायन मतलब एवरेज आईपीओ आप मानकर चल सकते हैं। क्राफ्ट्समैन में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो क्राफ्ट्समैन और कल्याण लगभग एक जैसा है कि जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सिर्फ लिस्टिंग पर लगाने के लिहाज से रिस्की हो सकता है। मैं फिर एक बार कह दूं, बाजार यहां से अगर मजबूत हो गया या ऐसा भी रह गया तो हो सकता है 10-15-20% लिस्टिंग गेन बन जाए। मेरे लिए लिस्टिंग गेन का मतलब 25% प्लस है। अगर 25% तक का लिस्टिंग गेन मिलता है तो वो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता।
कम से कम 25% तो चाहिए ही, नहीं तो आप रिस्क लेते हैं, कल को मार्केट खराब हो, कुछ भी हो, तो वो अगर आपको 20% 15% ऊपर हो गया फिर आपको ये लगा अरे हम तो लगा लेते तो ठीक था, तो वो आपका कॉल है। मेरे लिए 25% मिनिमम लिस्टिंग गेन चाहिए तो ही मुझे अच्छा लगता, तो उस लिहाज से क्राफ्टमैन और कल्याण दोनों फिट नहीं होते हैं। अब आ रहा है नज़ारा। नज़ारा पक्के तौर पर लगाने का रहेगा, क्योंकि अब तक जो मैं पढ़ाई कर चुका हूँ नज़ारा के बारे में, और कल हम इस पर पूरी विस्तार से राय देंगे। तो नज़ारा के लिए आपको पैसा बचा कर रखना चाहिए। और दूसरा है सूर्योदय, वो भी कमोबेश इसी तरह का आईपीओ है जो क्राफ्ट्समैन कल्याण जैसा कि जहां बहुत तगड़ा एक्शन हो, मुझे संभावना कम दिखती। तो अगर आप मुझे चॉइस के तौर पर पूछेंगे कहां लगाना चाहिए, नज़ारा, लक्ष्मी, ये दो पक्का लगाना चाहिए। और अनुपम में आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं लगाने के बारे में, बाकी 3 में मजा नहीं है। क्लियर बात है सर। तो 2 डेफिनेट है, 1 मे भी है, और बाकी 3 अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और आज सर आप स्पेशल शो भी करने वाले हैं आईपीओज को लेकर 1 बजे, जहां पर इन सभी आईपीओज पर चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, तो आज आईपीओ को लेकर पूरा, ताकि आपको एक साथ सारी राय मिल जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विस्तार में अगर आप देखना चाहते हैं तो आईपीओ की बाहर दोपहर 12:56 पर ये विशेष शो, तो सारे आईपीओ पर आपको 100% पूरा व्यू मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी दीप सर, एक छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल आईपीओज को लेकर। ये जो बाजार का मूड माहौल बदला है पिछले कुछ दिनों में, इसका क्या सब्सक्रिप्शन पर असर आ सकता है या फिर लिस्टिंग पर प्रॉब्लम आ सकती है? एमटीआर की तो दमदार लिस्टिंग हुई, बट बाकी आईपीओज पर असर आ सकता है? आ सकता है दीप, और स्पेशली इसमें यह बहुत अच्छा सवाल है, और किस में आ सकता है किस में नहीं आ सकता है वो भी समझना जरूरी है। और ये सिर्फ इन आईपीओ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हर एक आईपीओ के लिए लागू होता है। ये बात जो आईपीओ में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को बहुत ध्यान से सुने कि जब जिस दिन आईपीओ बंद हो रहा है और जिस दिन लिस्ट हो रहा है उसके बीच में अगर बाजार बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए तब तो खैर कोई समस्या नहीं, छोड़ ही दीजिए। चलो समझिए बाजार नीचे हो जाए तो कौन से आईपीओ इफेक्टेड हो सकते हैं, कौन से नहीं होंगे, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब अगर बाजार भाग गए तब तो ठीक है, संभावना पूरी के ऊपर हो। लेकिन अगर कोई भी कंपनी ऐसी स्पेस में से है जहां पर 50 लिस्टेड कंपनियां हैं, ठीक है, तो फिर वहां पर असर आएगा ही आएगा। मसलन कल्याण ज्वेलर्स, फर्ज करें कि निफ्टी 500-700 पॉइंट गिर गया। अब कल्याण ज्वेलर्स जैसी ज्वेलरी वाली कंपनियां बहुत सारी लिस्टेड है, और अब तक एक टाइटन को छोड़ दें तो कोई ज्वेलरी वाली कंपनी ने कोई बड़ी वेल्थ तो बनाई नहीं है कि जिसमें ज्वेलरी वाली, इंक्लूडिंग टीबीजेड की, जिसमें लोगों के बड़े पैसे बन गए 10, 15, 20 साल लगाकर। अभी तक का किसी ज्वेलरी कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है नहीं जहां मोटा पैसा बनाओ, एक्सेप्ट एक आपका टाइटन छोड़ दीजिए। तो फिर ऐसे में अगर बाजार खराब हो गया तो क्या कल्याण ज्वेलर्स अलग हो सकता है? इसका जवाब होगा ना, तो वहां पर नहीं। लेकिन क्या नजारा अलग हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि वो अपने आप में अलग तरह का बिजनेस है। तो जो यूनिक बिजनेस मॉडल है वहां पर आपको मार्केट के 5-7 दिन के फॉल से डरने घबराने की। केमिकल वाली कंपनियां हुई तो केमिकल वाली कंपनियां क्या अपने आप में अकेली हैं? जी नहीं, 50 हैं, तो फिर वहां पर इंपैक्ट आ सकता है। कोई रियल एस्टेट वाली कंपनी का अगर आईपीओ आए तो 50 कंपनियां, वहां पर इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन कोई एमटीआर भले ही 200 गुना ना भी बढ़ता, लेकिन अपने तरह का एक अलग तरह का बिजनेस मॉडल है, अलग तरह के क्लाइंटल है, तो वहां पर बाजार खराब भी हो जाए तब भी लिस्टिंग दमदार होगी। तो आप जब इश्यू बंद होने से लेकर लिस्टिंग तक का एक व्यू लेते हैं तो ये देखिए कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, क्या यूनिक बिजनेस मॉडल है? इसका जवाब है हाँ। तो फिर आप डरिए घबराइए मत कि बाजार 500,000 पॉइंट गिर जाए, 10% नीचे आ जाए तो भी कोई चिंता मत कीजिए, तब भी आपका आईपीओ दमदार लिस्ट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक तो पहले ही वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है, सस्ते है, और अपनी तरह की 50 कंपनियों में से एक ये और आ रही है, अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या उज्जीवन नहीं है, क्या इक्विटास नहीं है, और भी है ना, तो फिर ऐसे में ये अलग से क्या कर रहा है, या अलग से आप बहुत ही सस्ता हो। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए आईपीओ से लेकर लिस्टिंग तक पर वो रिस्क रहती है। और मैं जब ये कहता हूं अवॉइड या हाई रिस्क वाला, तो उसके पीछे मकसद भी यही होता है कि ये वो कंपनियां हैं जहां पर आपके पास ऑप्शन ढेर सारे हैं और जिनका अगर बाजार खराब होता है तो असर पड़ सकता है। ये असर आपको नजारा में नहीं दिखेगा, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि वो अपनी तरह का अलग आईपीओ है। ये एमटीआर जैसी कंपनियों में नहीं दिखेगा, वो अपनी तरह का अलग आईपीओ है। तो जो यूनिक आईपीओ है वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूनिक नहीं है वहां दिक्कत है। तो ये समस्या आपके साथ हमेशा रहेगी। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे।